हाँ जी क्लास, अ वेरी गुड इवनिंग। तो आज वाली क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर टिश्यू इन एक्शन का सेकंड पार्ट। तो इससे पहले वाली क्लास में हम चैप्टर 9 के क्वेश्चन आंसर जो बैक क्वेश्चन आंसर है एनसीईआरटी में, उसके हम भाई क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 पीछे बैच में कर चुके हैं। हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करने वाले हैं और इस वीडियो में हम क्वेश्चन को पूरा एंड कर देंगे। क्लियर है बच्चे? पार्ट 2 एंड का आगे स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 तक डन था, क्वेश्चन नंबर 8 को रीड करना स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या बोला गया है? In a forest, it was observed that one of the tree was severely debarked by an elephant to meet its food requirement, as the bark is rich source of nutrients. Figure 3.22 based on your learning. Answer the following names. तो ये देखो आपको क्या बोला गया है। अब भाई जंगल में एक पेड़ था। अब हाथी ने क्या करा? हाथी ने पेड़ की छाल, जो बार्क होती है, तना छाल होती है, उसको उखाड़ा और खा लिया। फॉर एग्जाम्पल ये पेड़ था, तो पेड़ की जो ऊपर की छाल थी ना, उसको हाथी निकाल के खा लिया। क्यों भाई? उसको फूड, क्योंकि भाई न्यूट्रिएंट से बोला गया, जो बार्क होती है उसमें काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो बार्क होती है उसमें काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं भाई, इसलिए उसको खा लिया। अब आगे बोला गया है, इस चीज को, सिनेरियो को ध्यान रखते हुए आपको आगे देखना है। तो सबसे पहले देखिए भैया, पेड़ था, पेड़ को जो बार्क होता है, जो छाल होती है, वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर पे होती है। ठीक है, अब आउटर मोस्ट लेयर पे होने से वो क्या करती है? उसको भैया, पेड़ की जो छाल होती है वो क्या करती है? उसको भैया प्रोटेक्ट करती है। क्या करती है? उसको प्रोटेक्ट। अब भैया वो लिविंग होती होगी, डेड होती होगी? वो जो छाल होती है, आपने भी कभी पेड़ के पास गए होंगे, पेड़ की छाल आपने खींची होगी, तो पेड़ की छाल बहुत इजीली निकल जाती है, तो ये डेड सेल्स होती है। क्या होती है वो? डेड सेल्स। याद रखना। अब आगे, अब हमें बोला गया भैया, उसने भैया एकदम से उखाड़ा और खा लिया, तो हो सकता है उखाड़ते हुए बहुत सारी चीजें अंदर निकल गई। अब देखते हैं कैसे रहेगा। अब क्वेश्चंस क्या बोल रखे हैं आप देखेंगे। व्हिच फंक्शन ऑफ द ट्री इज हैम्पर्ड बाय डीबार्किंग? अब भैया हमने पेड़ को डीबार्क कर दिया। डीबार्क मतलब पेड़ में से बार्क को हटा दिया। अब से कौन सा फंक्शन काम नहीं करेगा भैया? प्रोटेक्शन हट जाएगी। प्रोटेक्शन। और एक चीज याद रखना, फिलॉयम जो होता है ना, जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है फूड में, वो आउटर मोस्ट लेयर पे पाया जाता है, मतलब बाहर की तरफ पाया जाता है। तो हो सकता है वो भी अच्छे से काम करे, क्योंकि भाई जो हमारे पास फिलॉयम होता है, फूड के अंदर फिलॉयम होता है, जो पूरे पार्ट्स में फूड को ट्रैवल करता है, तो भैया वो बाहर की साइड होता है, तो वो भी इससे डैमेज हो सकता है। तो भैया इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा कैसे, बस आप समझना। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो किस तरीके से होने वाला है भैया? इससे प्रोटेक्शन जो होगी वो कम हो जाएगी, प्रोटेक्शन कम हो जाएगी। और इसके साथ साथ फिलॉयम इज आल्सो अफेक्टेड। फिलॉयम इज आल्सो अफेक्टेड। भाई फिलॉयम भी बाहर की तरफ होता है, वो भी इससे अफेक्ट हुआ होगा, वो भी इससे अफेक्ट हुआ होगा। ठीक है, टेंशन मैं आपको एक आंसर बाद में लिखवा दूंगा। अभी बस चीजों को समझना है, क्वेश्चन को समझिए, आंसर मेरे पास रिटन फॉर्मेट में है। ठीक है, एक ही आंसर सुनाऊंगा, पहले भी क्वेश्चन को समझ लो। आगे बोला गया है, which plant tissue would be affected by further damage to the tree trunk even after debarking? अब देखो क्या बोला गया, which plant tissue would be affected by, अब कौन सा टिश्यू अफेक्ट हुआ होगा इससे? भैया पेड़ की छाल को हटा दिया, कौन सा टिश्यू से अफेक्ट हुआ होगा? तो भैया आउटर मोस्ट लेयर कौन सा होता है भैया? ग्रोथ आउटर मोस्ट भाई प्रोटेक्टिव, आप कह सकते हो सबसे पहले फिलॉयम टिश्यू। कौन सा टिश्यू अफेक्ट हुआ होगा भैया? फिलॉयम टिश्यू। ठीक है, इसके साथ साथ हमने पढ़ा था कि भाई बाहर की तरफ एक आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है, इसको कुटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैसे प्रोटीन तो लीव्स के ऊपर पाई जाती है, बट फिलहाल अफेक्ट हुआ होगा मेनली एक के बारे में बता रहे हैं आपको। आगे भी बोला गया व्हिच प्लांट टिश्यू वुड बी, टिश्यू बोला गया, टिश्यूज नहीं बोला गया, व्हिच प्लांट टिश्यू वुड बी अफेक्टेड बाय द फर्दर डैमेज इन द प्रोटीन। भाई कौन सा डैमेज हुआ होगा? फिलॉयम। तो याद रखना, फिलॉयम जो होता है बाहर की साइड होता है, तो फिलॉयम से डैमेज हुआ होगा, फिलॉयम से डैमेज हुआ होगा। फिलॉयम के साथ साथ प्रोटेक्टिव टिश्यू, प्रोटेक्टिव टिश्यू कौन सी होती है प्लांट में? एपिडर्मिस। कौन सी टिश्यू होती है भैया? एपिडर्मिस। तो याद रखना भैया, एक तो फिलॉयम डैमेज हुआ होगा, एक तो एपिडर्मिस, तो वही हुआ होगा। भैया एपिडर्मिस क्या होती है? प्लांट की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, प्लांट की सबसे आउटर मोस्ट लेयर। तो भैया प्लांट की सबसे आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस है, वो इससे डैमेज हुई होगी, और इसके साथ साथ फिलॉयम भी आउटर मोस्ट लेयर में पाया जाता है, फिलॉयम भी इससे डैमेज हुआ होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, which function of the tree would be hampered if the tissue beneath the bark was severely damaged? अब मान लीजिए कि पेड़ को, जब हाथी ने पेड़ की बार्क को खींचा होगा, और मान लीजिए बहुत ही ज्यादा फोर्सफुली खींचा होगा, वो अंदर तक का हिस्सा टूट गया होगा, तो इससे कौन सा फंक्शन डैमेज हुआ होगा? तो भैया देखो, तो सेम इसी की तरह इसमें टिश्यू पूछा गया था, इसका फंक्शन पूछा हुआ है। सेकंड वाले पार्ट में पूछा कौन सा टिश्यू डैमेज हुआ है, अब थर्ड पार्ट में पूछा है कौन सा फंक्शन डैमेज, कौन सा फंक्शन हुआ है। तो इसमें लिखेंगे भैया देखो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, भैया फिलॉयम डैमेज हुआ है, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन of food and water affected, और ये अफेक्ट हुए हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड और वाटर अफेक्ट हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट, व्हाट assumption are you making to answer the question above? how would the answer change in the assumption are also change? भैया आपने आंसर देते हुए क्या assumption मानी है? तो भाई हम ये assumption मान के चल रहे हैं कि पेड़ ने सिर्फ जो हाथी है उसने पेड़ की सिर्फ ऊपरी छाल को ही उखाड़ा है, पूरे पेड़ को नहीं उखाड़ा है।
ठीक है, साक्षी सामने लेके बच्चों। तो हम ये assumption मान के चल रहे हैं कि भाई हाथी ने पेड़ की सिर्फ छाल छाल को निकाला, पेड़ को ज्यादा डैमेज नहीं करा है। हम ये मान के चल रहे हैं कि हाथी से पेड़ की छाल छाल को निकाला, पूरा डैमेज नहीं करा है। अब भैया मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया, इसका आंसर लिखना किस तरीके से है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए हाँ जी क्लास, तो आंसर लिखना किस तरीके से देखिए। सबसे पहले हमसे पहले पार्ट में बोला गया था फंक्शन हैम्पर्ड बाय डीबार्किंग। भैया कौन सा फंक्शन है जो हैम्पर हुआ होगा, मतलब कि डीबार्किंग से पेड़ की छाल निकाली होगी, तो कौन सा फंक्शन? तो भाई पहला प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, तो भैया प्रोटेक्शन लॉस हो गई होगी। प्लांट के सबसे ऊपर भाई बात क्या करती है, पेड़ को प्रोटेक्ट करती है। तो जब बात कोई निकाल देगा तो पेड़ की प्रोटेक्शन हट गई, पेड़ की प्रोटेक्शन हट गई। तो आगे बोलेगा बात फॉर्म बाय कॉर्क सेल, बात जो होती है जो कॉर्क सेल से बनी होती है, प्रोटेक्ट द इनर tissue from the mechanical damage, pathogens, water loss and temperature extremely, remove expose inner living tissues to infect and drying out। तो ये पहला काम क्या हुआ, पहला काम क्या हो गया, पेड़ की प्रोटेक्शन हट गई, पेड़ की प्रोटेक्शन हट गई। तो आपको उसको एक्सप्लेन किया देखा। सेकंड पार्ट बोला गया फूड ट्रांसपोर्ट इज डिस्टर्बेड। तो मैंने आपको बताया था कि जो फ्लोएम होता है वो बाहरी सेल में पाया जाता है। अब भाई डीबार्किंग के टाइम पे फ्लोएम अगर डैमेज हो जाए तो फूड भी ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा सेल में, प्लांट में फूड भी ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। आगे देखते हैं सेकंड अब इसमें फोर्थ पार्ट आ गया। फोर्थ पार्ट में बोला गया था क्या assumption मान के चल रहे हैं, तो वी assume that the phloem is located just beneath the bark and that is the elephant debark expose the layers। We assume that the xylem is largely infected after initial debarking, only the outer bark is phloem are removed। अब we assume that the tree has no alternate pathway such as grafting or regrowth to compensate for the loss। For assumption that phloem is intake change also provide that even water transport would be affected sooner as rooter would lose their signal to absorb। तो ये मान के चल रहे हैं कि पेड़ जो एलिफेंट है उसको ज्यादा अंदर तक उसको पेड़ को डैमेज नहीं करा है, प्लांट के पास कोई ऑल्टरनेट जरिए नहीं है वाटर को पहुंचाने के लिए, फूड को बचाने के लिए, हमें मान के चल रहे हैं, ठीक है। ये सब बहुत सारी चीजें लिख रहे हैं कि आपको सिर्फ 1 से 2 पॉइंट आपको लिखना है। तो हम ये लिखने के बाद हम ये मान के चल रहे हैं कि एलिफेंट ने ज्यादा अंदर तक डैमेज नहीं करा है, एलिफेंट ने नहीं आधा पेड़ ही खा लिया, एलिफेंट ने सिर्फ बात हटाई है, हम ये मान के चल रहे हैं। दूसरा हम ये मान के चल रहे हैं कि फ्लोएम जो होता है आउटर मोस्ट लेयर पे होता है, वैसे वो आउटर मोस्ट लेयर पे ही पाया जाता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट, हाँ अब बढ़ते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया क्वेश्चन लिखने किस तरीके से है, आपको पूरा आंसर मिल जाएगा, टेंशन नॉट। बट अभी क्वेश्चन को समझना है भाई, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको रटना है या याद करके लिखना है। ऐसे क्वेश्चन में इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे जो आपको बना के लिखने होंगे, समझ आ रहा है। तो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में कैसे आंसर देना है ये समझो और आंसर दो। गॉट इट है, गॉट इट है भाई। आपको एक टिश्यू का काम समझ आना चाहिए, एक टिश्यू का फंक्शन समझ आना चाहिए, ये ज्यादा था, तभी आप आंसर दे पाओगे वरना नहीं दे पाओगे। अभी ऐसे क्वेश्चन है एग्जाम में भैया, वैल्यूज चेंज, एग्जाम में भैया टॉपिक चेंज होकर पूछा जाएगा, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए कि टिश्यू क्या काम करता है, कौन सा टिश्यू क्या काम करता है, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन आप पहले खुद आंसर दोगे। आगे हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है बच्चे? हाँ जी, 9 क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन में क्या बोला है? Amrapali observed that a young mango sapling stem bent flexible during monsoon winds and does not break। सॉरी, तो भाई आम पर नहीं देखा भैया, एक आम का ना सैपलिंग है, सैपलिंग मतलब नया नया पौधा है जो बीज से होगा, आप सभी ने देखा होगा, जो आम की गुठली के आगे उगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वो भैया मॉनसून में बेंड हो जाता है, बेंड इन द सेंस भी हवा आने से वो झुक जाता है, मतलब उसकी जो टहनी है वो मुड़ जाती है इजीली, टूटती नहीं है, मुड़ जाती है इजीली, टूटती नहीं है इजीली, मुड़ जाती है। व्हिच टिश्यू इज रिस्पांसिबल फॉर दिस फ्लेक्सिबिलिटी? तो भैया आपके दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? कौन भैया, जल्दी जल्दी कौन? कॉलेनकाइमा। कौन भैया? कौन? कॉलेनकाइमा। प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? कॉलेनकाइमा। कौन प्रोवाइड करता है? कॉलेनकाइमा, ठीक है। ये तो इसका आंसर आपको चल गया। प्रेडिक्ट एंड प्रोवाइड योर एक्सप्लेनेशन फॉर द इंपैक्ट ऑफ दिस एक्जिस्टिंग टिश्यू वाज रिप्लेस्ड बाय स्केलेनकाइमा। अब भाई पहले उसका नाम बताइए कि कौन प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी। तो भाई फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? कॉलेनकाइमा। अब अगर हम कॉलेनकाइमा को स्केलेनकाइमा से रिप्लेस कर दें तो क्या होगा? भाई स्केलेनकाइमा तो हार्ड होता है, स्केलेनकाइमा कहां पाया जाता है भैया? हस्क में पाया जाता है, नट्स की शेल में पाया जाता है, तो हार्ड होता है। क्या होता है? हार्ड। तो अगर हम कॉलेनकाइमा को स्केलेनकाइमा चेंज कर देंगे तो जो स्टेम होगी वो फ्लेक्सिबल नहीं होगी, वो हार्ड हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? और वो बेंड भी नहीं हो पाएगी, ठीक है, बेंड भी नहीं होगी। समझ गए? अब लिखना कैसे आप सभी समझ चुके होंगे, बाकी मैं आपको एक बार सैंपल आंसर दिखाता हूं सामने। हाँ भैया, आपके सामने एक सैंपल आंसर है। कॉलेनकाइमा इज रिस्पांसिबल फॉर दिस फ्लेक्सिबिलिटी। कॉलेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ
लाइनिंग सेल विद अनइवन थिकनेस कॉर्नर ड्यू टू पैक्टिन। भैया केमिकल का नाम भी बता रखा है पैक्टिन, जो कि भैया अनइवन होते हैं, कैसे मोटी होती है कैसे पतली होती है, कौन सा केमिकल होता है पैक्टिन। अ फ्लेक्सिबल रबर लाइक केमिकल, दिस टिश्यू प्रोवाइड बोथ सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू young plant stem, leaves, stalks and tendrils, allowing them to bend without breaking under the mechanical stress like monsoon winds। तो आपको इस पूरा समझाया था मैंने, आपको पैक्टिन के बारे में बताया था, मैंने आपको ये बताया था भैया कैसे काम करता है। तो आपको बता रखा है जो क्वारंटाइन होता है उसके अंदर भैया पैक्टिन नाम का केमिकल होता है, जो कि उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब इनफैक्ट इफ क्वारंटाइन वाज रिप्लेस्ड बाय स्केलेंकाइमा, अगर क्वारंटाइन को स्केलेंकाइमा चेंज कर देंगे तो क्या होगा, स्केलेंकाइमा हैज सेल थिक lining hardness cell wall, they are dead cells, they provide rigidity and strength but no flexibility। तो आपको वो बोला गया है कि स्केलेंकाइमा में ये डेड सेल्स होते हैं, ये प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी प्लांट को हार्ड बनाते हैं, लेकिन उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। if the mango sapling stem has scalenchyma instead of parenchyma, then stem would become stiff and brittle। तो भैया अगर हम parenchyma की जगह scalenchyma लगा देंगे तो जो प्लांट की जो स्टेम हो जाएगी बहुत ज्यादा वो फ्लेक्सिबल नहीं होगी, वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी, ठीक है। अगर मुड़ेगी तो टूट जाएगी लेकिन मुड़ेगी नहीं, ठीक है यार, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। बाकी आपको अपनी तरफ से बना के लिखना है, ये आपको मैंने सैंपल आंसर दिया है, सब कुछ लिखा हुआ है, इसके स्ट्रक्चर भी बता रखा है, सब कुछ बता रखा है, ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्लास 9 क्वेश्चन समझ आया। अब बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन में क्या बोला गया भैया, 10th क्वेश्चन में बोला गया है Sohan designed an experiment for the regeneration of sugarcane where he used cutting to grow sugarcane. He used two type of cutting, type A and type B in figure 3.23. After few weeks, type B cutting sprout and developed into sugarcane plant, whereas the type A cutting did not sprout। अब देखो क्या हुआ, अब ये सोहन नाम का बंदा है, सोहन नाम का एक पर्सन है, उसने ऐसे एक एक्सपेरिमेंट करा। उसने भैया गन्ना लिया, गन्ना आप सभी को पता है, गन्ना आप सभी ने खाया है, तो भाई गन्ना लिया, गन्ने के दो पार्ट्स लिए गन्ने के। भाई एक पार्ट्स में, एक सेकंड मुझे मैं स्क्रीन ऑफ कर दूं पहले। हाँ भैया, उसने एक लिया सीधा पार्ट, मतलब इसमें कोई भी बर्ड नहीं है बीच में, इसमें कोई बीच में बर्ड नहीं है, बीच में जो होती है ना बर्ड जो आपको खाने में अच्छी नहीं लगती, तो भाई बर्ड और एक ये बर्ड वाला हिस्सा है, आपको बस ऊपर वाला तने वाला हिस्सा आपको खाना अच्छा लगता है, तने वाला हिस्से का दूसरे खाना अच्छा लगता है, ठीक है। एक ये बर्ड वाला हिस्सा है, तो भाई एक में नो बर्ड, एक में बर्ड, ठीक है, ये दे रखा है। अब बोला गया इसने दोनों को प्लांट कर दिया, इन दोनों को ने पौधे बो दिया। अब प्लांट ए में से कोई पौधा नहीं निकला, भाई दोनों को उसने जमीन में बो दिया, ए वाले पार्ट में से कोई भी नया पौधा नहीं निकला, उसको भाई पानी दिया, मिट्टी दी, धूप दी, हर चीज दी, जैसे बी को दी, सेम दोनों को सेम चीज दी, लेकिन ये बड़ा नहीं ये बढ़ गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसमें बर्ड है और बर्ड के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जो कि उसको ग्रो कराते हैं। भाई प्लांट को ग्रो होने के लिए कौन सा टिश्यू चाहिए होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। भैया चाहे ग्रोथ हो, चाहे विड्थ हो, चाहे भाई न्यू ब्रांचेस हो, भाई तीनों चीजों के लिए हमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू चाहिए होते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक, इंटरकेलियर मेरिस्टेमेटिक और लेटरल मेरिस्टेमेटिक। तो भैया बर्ड के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है, बर्ड के अंदर एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है जो उसको ग्रो करने में हेल्प करती है, लेकिन इसमें कोई बर्ड नहीं था तो इसलिए भाई ग्रो नहीं कर पाया। तो अब आंसर देखते हैं। अब भैया इसके क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं, Why were the type B cutting able to grow as sugarcane but type A could not? तो भाई type B क्यों grow कर पाया, type A क्यों नहीं कर पाया? Because type B has birds which have meristematic tissue and which enable it to grow। तो भाई type B में जो है birds हैं जो कि इसको grow करने में हेल्प करता है। बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोला मैंने, किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं लिया, आपको उस मेरिस्टेमेटिक लिखना है, आपको उसका टाइप नहीं लिखना, ठीक है बच्चे, सिर्फ उसका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लिखना, अंदर का पार्ट नहीं लिखना है, ठीक है बच्चे। आगे नेक्स्ट सेकंड बोला गया व्हाट डिफरेंस वाज प्रेजेंट इन टाइप बी कंपेयर्ड टू टाइप ए। तो भाई इन दोनों में क्या डिफरेंस था, तो सेम बात है भाई, टाइप बी में बर्ड थी, टाइप बी में बर्ड नहीं थी, दोनों सेम क्वेश्चन है भैया, दोनों सेम क्वेश्चन है। पहले बोला था टाइप बी क्यों का, क्योंकि इसके अंदर बर्ड थी और बर्ड के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, उसमें बर्ड है इसमें बर्ड नहीं है, ठीक है। आगे थर्ड में बोला गया व्हाट ऑब्जर्वेशन ऑफ मेजरमेंट वाज मेड टू this determine whether this change had an effect। What observation or measurement was made to determine whether this change had an effect। एक सेकेंड, मतलब हम क्या चीज देख सकते हैं दोनों में, तो भाई दोनों में ये चीज देख सकते हैं, भाई दोनों में ये चीज हमें दिखा कि भैया एक हफ्ते बाद यानी कुछ वीक्स में, भैया कुछ हफ्ते बाद हमने देखा कि ए वाला ग्रो नहीं करा, ए वाला नॉट ग्रो, ए वाला ग्रो नहीं करा लेकिन बी वाला ग्रो करा, बी वाला ग्रो करा, और ग्रो के पीछे क्या किसका कारण था भैया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, ठीक है भैया, बना के लिख लेना इसको, तो आपको समझ आएगा चीजों को समझो भैया। अगर आप याद करने वाले बच्चों में से हो तो मैं आपसे समझ चाहता हूँ, लेकिन इस बार आप अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे, लेकिन अगर आप समझ के एक एक चीज की बाल की खाल निकालने वाले बच्चे हो, बना के लिखने वाले बच्चे हो, तो आप बहुत अच्छे पेपर कर पाओगे,
ठीक है बच्चे। तो इस बार सीबीएसई चाहता है कि रट्टू तोतों को जय श्री राम कर दिया जाए, और जो बच्चे समझ के चीजों को करना चाहते हैं, जो बच्चे समझना चाहते हैं कि क्या क्यों होता है ये सब चीजें, उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सीबीएसई के लिए। सीबीएसई ने हमारी तो कहा कि अब तुम बड़े नंबर लाओ, तुम हर चीजों में बाल की खाल निकाल दो, बढ़िया नंबर लाओ तुम, ठीक है, बस बना के बढ़िया से लिख देना। अब आगे फोर्थ बोला गया व्हाट पैरामीटर शुड बी कीप एट द सेम फॉर बोथ टाइप ऑफ कटिंग टू इंश्योर अ फेयर कंपैरिजन। अब बोला गया भाई दोनों में क्या चीजें हमें सेम रखनी चाहिए। तो भाई अगर दोनों में हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो दोनों को सेम टाइप की सॉइल देनी चाहिए, दोनों को सेम टाइप का वाटर देना चाहिए, दोनों को सेम सनलाइट देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक को ज्यादा दे रहे हो तो कम दे रहे हो। तो दोनों को भाई दोनों को सेम नरिशमेंट देना चाहिए, भाई दोनों को सेम नरिशमेंट मिलना चाहिए, तभी फेयर हो पाएगा, तभी फेयर कंपैरिजन हो पाएगा, अदरवाइज फेयर कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है बच्चे, क्लियर है। आगे देखते हैं। हाँ जी बच्चे आगे अब बोला गया क्वेश्चन नंबर 11 में, तो आपको लिखना कैसे मैं वो बता दूं। देखिए हाँ जी क्लास, एक सैंपल आंसर देख लीजिए। सैंपल आंसर में बोला गया टाइप बी कटिंग वर अनेबल टू ग्रो बिकॉज दे कंटेन nodes with intercalary meristematic activity dividing meristematic tissue located at the nodes of the stem. This tissue enabled the cutting to regenerate and sprout new stem and roots. Type A cutting lack of meristematic tissue likely taken from internodal region only and therefore could not regenerate or sprout. तो भाई ये बोला गया कि इसके अंदर भैया आपकी इंटरकैलिटी वाला सिस्टम मतलब जो न्यू ब्रांचेस बनाता है वो टिश्यू मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में अवेलेबल नहीं था, जिसके कारण रीजनरेट रीग्रोथ नहीं हो पाया। ठीक है आगे नेक्स्ट सेकंड पार्ट में बोला गया था टाइप बी कटिंग इंक्लूड द नॉट्स ऑफ द शुगर केन। भैया इसमें टाइप बी में नॉट्स थी लेकिन टाइप ए में नॉट्स नहीं थी, तो वही क्वेश्चन है। थर्ड में क्या बोला गया है द की ऑब्जर्वेशन वाज वेदर द कटिंग स्प्राउटली शाउट and roots are not measured by visible growth, emerge or shoot leaves. After a few weeks, additional measurement of the length of new growth over time would quantity different the spectrum type B shown sprouting by type A none show। अब तो क्या रहे होते ये बोला गया इसमें, तो भाई थर्ड वाले पार्ट में ये बोला गया कि हम दोनों में ये डिफरेंस देख सकते हैं कि टाइप बी जो है वो कुछ हफ्तों बाद उसमें से नया पौधा उग जाता है, लेकिन टाइप ए में से कोई भी पौधा नहीं उगता है, क्योंकि उसके अंदर भाई कोई भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कोई भी इंटरकैलियरी भाई कोई भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में नहीं था, ग्रोथ टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट नहीं थे, इस वजह से। आगे हाँ भैया फोर्थ बोल रखा है पैरामीटर टू कीप द सेम फॉर द फेयर कंपैरिजन। अगर हमें दोनों के बीच में फेयर कंपैरिजन करना है, दोनों के बीच में फेयर तुलना करना है, तो भैया देखो याद रखना हमें दोनों टुकड़ों की लेंथ सेम होनी चाहिए, ठीक है, ग्रोथ कंडीशन सेम होनी चाहिए, ठीक है, एक 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 टाइम पे दोनों को बोना चाहिए और एक ही समय के लिए, मतलब ये नहीं कि एक को तुम एक हफ्ता बो रहे हो एक को 10 दिन बो रहे हो, और एक को एक हफ्ता एक को 2 हफ्ते, ऐसा नहीं होना, दोनों को सेम टाइम मिलना चाहिए, सेम लेंथ होनी चाहिए, सेम कंडीशन होनी चाहिए, सेम आपको वाटर वगैरह उसको देना है, ये सब चीजें, ठीक है। ऐसा तो अगर आप ये सब चीजें करोगे तो आपको फेयर कंपैरिजन मिल पाएगा। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, आगे बढ़े। हाँ जी क्लास क्वेश्चन नंबर 11 के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोला है during the discussion in class Rohan gave a statement that a tissue is a group of similar cells performing similar functions, but Rajiv counter argued that this is true in case of simple tissue but little different in case of complex tissue. Provide your explanation in view of the discussion in class। अब भैया देखो रोहन ने बोला कि ऐसे टिश्यू जो होता है ऐसा ग्रुप होता है इसमें एक जैसे सेल होते हैं, ठीक है भाई। राजीव ने बोला ये बात सच है, लेकिन ये सिंपल परमानेंट टिश्यू के लिए सच है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के लिए सच नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आप देखते हो अलग अलग तरह के सेल भी आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें जल्दी कुछ नहीं करना है, इसमें आपको सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर क्या क्या आते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर क्या क्या आते हैं, इस बारे में आपको बताना है, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आपको डायरेक्टली ना पूछ के आपको इनडायरेक्टली पूछ लिया गया है, ठीक है, ठीक है। तो भाई सिंपल उन दोनों के बारे में बता दोगे और ये चीज लिख दोगे भाई उसमें एक जैसे सेल्स होते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में अलग अलग तरह के सेल्स आपस में जुड़े होते हैं। तो इसीलिए राजीव की बात सच है, मतलब दोनों की बात ही सच है भैया। राजीव की बात 100% करेक्ट है क्योंकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में अलग अलग शेप अलग अलग साइज के टिश्यू आपस में ज्वाइन होते हैं, ठीक है। वहीं सिंपल में एक जैसे ही होते हैं, वहीं सिंपल में एक जैसे होते हैं। पहले भैया सिंपल और कॉम्प्लेक्स के बारे में बता देना, उसके बाद एक स्टेटमेंट को प्रूव कर दूंगा, जस्टिफाई कर दूंगा स्टेटमेंट को। क्लियर है, क्लियर है, ओके आगे बढ़े। आगे हाँ जी क्लास, तो भैया मैं आंसर आपको सेंड कर दूंगा, आप लोग बस ये समझे चीजों को, ठीक है। हाँ जी अब वेरी गुड, ये क्वेश्चन मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। कोकोनट हस्क फाइबर आर यूज्ड फॉर मैट्स व्हिच आर टफ एंड फाइब्रस, which tissue had structure feature suitable for providing this strength, explain why living parenchyma could not serve the same purpose। हाँ जी अब कोकोनट हस्क यानी नारियल का छिलका होता है उसके अंदर कौन सा टिश्यू होता है बच्चे,
कौन सा टिश्यू होता है? स्केलेंकाइमा। कौन सा टिश्यू होता है भैया? जो भी हमारे नारियल का छिलका हो गया, हमारे भाई अखरोट का छिलका हो गया, मूंगफली के छिलके हो गए, ये कौन से टिश्यू से बनकर बने होते हैं भैया? स्केलेंकाइमा। और ये हार्ड होते हैं, कैसे होते हैं भैया? हार्ड होते हैं और इनके अंदर डेड सेल्स होते हैं। हार्ड होते हैं और डेड सेल्स होते हैं। तो भाई आपको भी बताना है एक्सप्लेन व्हाई लिविंग पैरेंकाइमा कुड नॉट सीवर द सेम पर्पस। अब बताना पैरेंकाइमा ऐसा क्यों नहीं होता? पैरेंकाइमा क्यों नहीं होता उसके अंदर? तो भाई लिखना बिकॉज़ पैरेंकाइमा इज लिविंग। भाई पैरेंकाइमा लिविंग होता है, ठीक है, और पैरेंकाइमा इज नॉट हार्ड। ये पैरेंकाइमा हार्ड नहीं होता। पैरेंकाइमा का काम स्टोरेज करना होता है, वो अपना एयर कैप्चर करता है। तो पैरेंकाइमा का काम भैया हार्डनेस प्रोवाइड करना नहीं होता, ठीक है। वही स्केलेंकाइमा जो होता है वो डेड सेल्स होते हैं और वो हार्ड और ब्रिटल होते हैं, हार्ड होते हैं। तो भैया पैरेंकाइमा उसकी जगह नहीं ले सकता, इस बात पर जाना है, क्योंकि ये लिविंग होते हैं भैया, ये सॉफ्ट, ये हार्ड नहीं होते। लिविंग होते हैं और हार्ड नहीं होते। और वही जो स्केलेंकाइमा वो लिविंग भी होता है, वो डेड होते हैं और हार्ड होते हैं, ठीक है, जो कि आउटर मोस्ट प्रोटेक्शन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अब भैया मान लो अगर आपको अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना है तो आप अपने बाहर एक सॉफ्ट चीज लगाओगे या फिर हार्ड चीज लगाओगे? भाई इंडियन आर्मी के पास, इंडियन आर्मी के सोल्जर्स होते हैं भैया, वो अपने भाई से गोली वगैरह से बचने के लिए वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं। तो बुलेट प्रूफ जैकेट सॉफ्ट होती है, हार्ड होती है? तो भाई बहुत हार्ड होती है। आप उसको पंच मारोगे ना, आपका हाथ बिल्कुल झंझना जाएगा, ठीक है। तो हार्ड इसलिए होती है ताकि अंदर की चीज को बचाया जा सके, अंदर वाले पर्सन को बचाया जा सके। वैसे ही जो हमारा स्केलेंकाइमा होता है वो भैया हार्ड होता है और डेड सेल्स होते हैं, ताकि अंदर जो पर्सन है, अंदर जो भी प्रोडक्ट है उसको बचाया जा सके। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? आप देखो नाली को छीनने में कितनी पावर लगती है, उसके बाद हम अंदर वाली चीज तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। आगे, हाँ जी क्लास, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है? With a claim to her friend Neha that meristematic cells are located only at the root and shoot apices. Why do you think about this statement? What question can you Neha ask Vidha to help her understand further if the statement is incorrect? अब भैया नेहा ने बोला कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, नेहा एक लड़की है, वो अपनी दोस्त को बताती है, सॉरी विधा क्लेम, अब विधा अपनी दोस्त, भाई विधा एक लड़की है, वो अपनी दोस्त नेहा को बताती है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ टॉप पे पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ टिप पे पाया जाता है, रूट से पाया जाता है। अब क्या ये बात सच है? क्या ये बात सच है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आप इधर देखो, चीजों को रिवाइज करो। हाँ, हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा था। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो मैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में हमने इस तरह का डायग्राम दिया था। तो मैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मैं मान लो रूट सी बना रहा हूँ, अगर मैं रूट सी बना रहा हूँ इधर, तो भाई टिप पे कौन सा मेरिस्टेमेटिक होता है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है भैया। जहां से नई ब्रांचेस उगती है वहां पे कौन सा होता है? इंटरकैलरी, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब भैया स्टेम में कौन सा होता है? लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हाँ जी, तो भैया एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब हमने देखा था कि भैया एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है, हाँ भैया, टिप पर और रूट्स पे हमारा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। टिप पर और रूट्स पर हमारे कौन से टिश्यू होते हैं भैया? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। वहीं अब भाई नेहा के नेहा की दोस्त का नाम क्या था भैया? भाई विभा। भाई विभा लड़की क्या कह रही है भैया? विभा कह रही है कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सिर्फ और सिर्फ टिप पे पाया जाता है और सिर्फ और सिर्फ रूट से पाया जाता है। तो ये क्या है? ये क्या है? हैं? ठीक है, तो उनकी बात भाई बिल्कुल गलत है, उनकी बात जो है इनकरेक्ट है, क्योंकि ये हमारे स्टेम के बीच में पाए जाते हैं और दो नोड्स के बीच में पाए जाते हैं। लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी है। तो आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करना है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सिर्फ और सिर्फ टिप और रूट्स पे नहीं पाया जाता, वो हमारे नोड्स में पाया जाता है और दो नोड्स के बीच में पाया जाता है, ठीक है। इसको आपको बना के लिख देना है, क्लियर है बच्चे? हाँ जी क्लास, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बता दिया मैंने आपको। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ने क्या बोला है? A plant cell and an animal cell are of the same size. क्या प्लांट सेल और एनिमल सेल सेम साइज के होते हैं? तो भाई आपको ये समझ आ गया। तो भाई इसमें आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सारे पार्ट्स के बारे में बताना था। तो भाई विधा बोल रही थी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सिर्फ और सिर्फ हमारे टिप पे पाया जाता है, रूट से पाया जाता है। ये बात बिल्कुल गलत है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टिप पे और रूट्स पे जो पाया जाता है वो एपिकल होता है। इसके अलावा दो तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और होते हैं, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो कि भैया नोड्स पे पाए जाते हैं और नोड्स के बीच में पाए जाते हैं। समझ आ रहा है? जो कि गिरफ्त को है, एक भाई गिरफ्त को बढ़ाता है, एक भैया नई नई ब्रांचेस लाता है। तो भैया वो भी तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, तो आपको उनके बारे में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। विधा का जो
विधा की जो आदि नॉलेज है उसको बताओ, तो गलत जगह पढ़ रही है, तो गोरस अकेडमी में आगे पढ़, ठीक है। वहां पे देखो सारे एक्स्ट्रा इंग्लिश के बारे में बताया जाएगा। आगे देखते हैं। हाँ, अब प्लांट सेल एंड एनिमल सेल आर द, अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन का पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स को साइड रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल आर ऑफ द सेम साइज। भैया प्लांट सेल और एनिमल सेल सेम साइज के होते हैं? नहीं भाई, सेम साइज के साइज तो भैया आप अलग अलग होता है भैया, देखना है, ठीक है। अ बिग सेल विल हैव अ लार्जर वैक्यूल रीजन। बड़ा वैक्यूल किसके अंदर होता है भैया? प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर बड़ा वैक्यूल किसके अंदर होता है? इधर देखिए, इधर देखिए, देखो भैया इधर देखो, यहाँ पे है आपके प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो भैया वैक्यूल, ये जो बड़ा वाला हिस्सा दिख रहा है ना, ये वैक्यूल, भाई इसमें वैक्यूल है नहीं है भाई? एनिमल सेल में वैक्यूल होता है तो बहुत छोटा होता है, वरना ज्यादातर केस में होता ही नहीं है, ज्यादातर केस में होता ही नहीं है। अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में सेल चैप्टर में, तो ये बहुत इजी टॉपिक रहेगा आपके लिए। देखो ये ना वैक्यूल, भैया वैक्यूल बहुत ही बड़ा रीजन होता है। वैक्यूल प्लांट सेल के अंदर बहुत बड़ी संख्या में पाया जाता है, बड़ी मात्रा में पाया जाता है। तो आप देखोगे प्लांट सेल के अंदर जो होता है वैक्यूल बहुत बड़ी मात्रा में होता है, ये स्टोरेज करने का काम करता है और प्लांट को हार्ड बनाता है। प्लांट को, भैया प्लांट सेल अगर अंदर से खाली होगा तो भूसा मार के बिचका देगा कोई भी उसको, ठीक है। तो इसलिए उसके अंदर वैक्यूल होता है ताकि वो उसको भर सके। अब भाई कोई चीज भरी होती है तो वो हार्ड लगती है, क्या होती है? हार्ड। तो भाई इसको भरी होती है, इसको एक अंदर से स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है पूरा, ताकि भरा रहे प्रॉपर, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ आगे देखेंगे, which assumption are you making to answer the given question। भैया आंसर ये क्या assumption मान के चल रहे हो? तो भैया हम स्टैंडर्ड डायग्राम को assumption मान के चल रहे हैं। अभी तो हमने 9th क्लास से पीछे, भाई देखो सेल अलग अलग तरह के होते हैं, सेल अलग अलग तरह के होते हैं, पढ़ के अलग अलग तरह के सेल होते हैं भाई, नर्व सेल होता है, अलग अलग तरह के सेल होते हैं, ठीक है। तो भैया हम ये मान के चल रहे हैं, हम स्टैंडर्ड सेल डायग्राम को अज्यूम करके चल रहे हैं कि भाई स्टैंडर्ड सेल डायग्राम, भैया ये स्टैंडर्ड सेल डायग्राम है भैया। इसमें जो प्लांट सेल उसमें वैक्यूल बड़ा होता है, एनिमल सेल में वैक्यूल होता है, तो उसको मान के हम चल रहे हैं। क्लियर है, समझ आ रहा है? तो भैया ये क्वेश्चन भी समझ आ गया, बस लास्ट क्वेश्चन में आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा, ठीक है भाई। ऐसा कोई पर्सन जिसको समझ ना आ रहा हो भैया मुझे बोला है। अगर आप ये भी नहीं समझ पा रहे ना कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है, तो आप 9th क्लास, तो आपने सेल चैप्टर भी अच्छे से नहीं पढ़ा, ठीक है। हाँ जी क्लास, तो समझ आया भैया? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस पूछा गया था। तो भैया पहले प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो भी डिफरेंस था भैया, तो दोनों सेम साइज के, दोनों सेम साइज के है भाई। साइज दोनों का अलग अलग हो सकता है, अलग अलग मैटर में अलग अलग साइज हो सकता है। अब बोला गया ना वैक्यूल किसमें बड़ा होता है, क्यों बड़ा होता है? तो हमने बताया भाई प्लांट सेल में वैक्यूल जो होता है बड़ा होता है ताकि वो उसको अंदर से सपोर्ट प्रोवाइड कर सके और सेल जो है वो हार्ड बन सके। क्या बन सके? हार्ड, ताकि पूरे प्लांट को एक हार्ड स्ट्रक्चर मिल सके। इसके बाद बोला गया था आप क्या अजम्पशन मान के चल रहे हो? तो भैया हम जो स्टैंडर्ड डायग्राम होते हैं ना प्लांट सेल और एनिमल सेल के, उसको अज्यूम मान के चल रहे हैं, ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। हाँ भैया, our textbook state each plant tissue perform only one specific function. What question would you ask to critically examine the correction of this statement? What example of tissue would you take to find out the answer of this question? आपको बोला गया है कि प्लांट में हर जो टिश्यू होता है वो एक स्पेसिफिक काम करता है। अगर आपको उस स्टेटमेंट को चेक करना है तो आप क्या बोलना चाहोगे, क्या क्वेश्चन करना चाहोगे? तो भाई ये बात बिल्कुल ठीक है कि हर प्लांट में हर टिश्यू एक स्पेसिफिक काम करता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि वाटर और मिनरल कौन ट्रांसपोर्ट करता है? जाइलम करता है। फूड को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? प्लांट करता है। गैसेस का एक्सचेंज कौन करता है? स्टोमेटा करता है। तो भैया आप हर काम के लिए स्पेसिफिक सेल है, तो इस बात को बिल्कुल सही है। तो आप दूसरे एग्जांपल दोगे कि भाई प्लांट में वाटर और मिनरल्स को जो है जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को फ्लोएम ट्रांसफर करता है और गैसेस को कौन एक्सचेंज करता है भैया? तो इस तरीके से आपको आंसर को लिखना है। बाकी आंसर का पीडीएफ मैं आप सभी को ग्रुप पे भेज दूंगा। तो चैप्टर आपका फिनिश होता है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप चैप्टर कल जब कॉपी से कराओगे मेरे से, तो आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चे। चैप्टर फिनिश हुआ, कांग्रेचुलेशंस। कल वाली क्लास में हम स्टार्ट करने वाले गाइस। इसी के साथ हमने इतनी मेहनत से जो काम करा वो चैप्टर पूरा हो चुका है। एक और क्वेश्चन है। अरे भैया हमने बहुत जल्दी खुशी बना दी, आगे देखो क्वेश्चन। नहीं सही है। हाँ भैया चैप्टर हमारा डन हो चुका है, ठीक है बच्चों। अब
कल वाली क्लास में आप सभी को मैथ्स लेके आनी है, मैथ्स में एरिया वाला चैप्टर करेंगे, ठीक है बच्चे। पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगा, आज का होमवर्क जो है ये सारे क्वेश्चन आपको करके लाने हैं, आंसर मैंने आपको भेज दिया, ठीक है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट ओके क्लास, बाय बाय, चैप्टर विल सून, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।